हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हमारा इलेक्ट्रीशियन कोर्स का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, जिसके पार्ट 1 में, जो कि यह वाला वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक डीसी जनरेटर के अंदर, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक आसान भाषा में अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो आसान भाषा में जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जनरेटर में इस तरह का जनरेटर आपने शादी वगैरह में देखा ही होगा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर डीजल डलता है और ये हमारा क्या है, ये मैकेनिकल इंजन है। अब ये मैकेनिकल इंजन क्या करता है, इस मैकेनिकल इंजन के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअली में ये पार्ट हमारा जनरेटर है। मैकेनिकल इंजन जनरेटर को रोटेट करता है, जिसकी वजह से इस जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के काम आता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जनरेटर की बात करें तो इसको माइकल फैराडे, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उन्होंने बनाया था। और ये जो जनरेटर था, ये इस जनरेटर को फैराडे डिस्क के नाम से जाना जाता था, जिसने एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट करा था। और दोस्तों यही छोटा सा इन्वेंशन आज हमारे बहुत काम आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। देखो, एक जनरेटर में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो एक मैग्नेट है और दूसरा एक कंडक्टर। यानी अगर किसी तार को एक मैग्नेट के आसपास घुमाया जाए तो उस तार में वोल्टेज देखी जाती है। और ये एक साधारण सी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी। यहाँ पर अगर आप ये बल्ब देखेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है जब हम इस तार को एक मैग्नेट के पास में रोटेट करा रहे हैं। दोस्तों एक जनरेटर के अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो एक जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए या फिर इंटरव्यू में कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आपको ये बोलना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये एसी जनरेटर के लिए है कि डीसी जनरेटर के लिए? कोई भी जनरेटर हो, एसी या फिर डीसी, दोनों ही तरह के जो जनरेटर हैं वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह देते हैं, पर आप इसको पूरा ही याद रख सकते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इसका नाम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों है? क्योंकि भाई अभी देखा ना हमने, माइकल फैराडे ने एक वो छोटू सा जनरेटर बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर इस लॉ को रखा गया है। ठीक है, अब ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज पुट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड according to whom? According to Faraday's law of electromagnetic induction। अब यहाँ तक की ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है इसको देखते हैं पहले। देखो, फैराडे जो थे उन्होंने इस नियम को बताया, इस सिद्धांत को बताया, और उनके अनुसार अगर किसी कंडक्टर को, किसी कॉइल को, किसी तार को, किसी भी चीज़ को जिसको आप कंडक्टर मानते हैं, उस तार को हम लोग किस में रख दें, अगर एक तार को हम रख दें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार बदल रहा हो, तो उस तार के अंदर वोल्टेज बन जाता है, EMF बन जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी तार को अगर एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस तार में वोल्टेज बनता है। जैसे अब यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, हम जानते ही हैं सभी मैग्नेट्स का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कॉइल को घुमा रहे हैं, और इस कॉइल के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी हो रही है। कैसे वेरी हो रही है आगे भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पर इतना समझो कि हमने क्या करा, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, जिसकी वजह से कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में वोल्टेज बन रहा है। इसी चीज़ को फैराडे सर ने बताया था, और इसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। आगे ये लिखा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट द कंडक्टर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन alters
सो डज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस तार को आप जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, अभी देखो जैसे अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो करंट की एक डायरेक्शन होगी। तो फेरेडेज लॉ से जैसे हमने समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तार को घुमाया जाएगा तो तार में वोल्टेज बनेगी, और अगर आप इस तार के अक्रॉस कोई लोड लगा देंगे तो तार में करंट भी बहने लग जाएगा। अब जैसे ही इस तार में करंट फ्लो करने लगेगा, है ना, तो हम करंट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी इस तार को हम जिस दिशा में घुमा रहे थे उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो कंडक्टर में बहने वाले करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, उस राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर में बहने वाले करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस स्लाइड से हमने दो चीज़ें सीखी। पहला, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमें बताता है कि अगर एक तार को, कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कंडक्टर में वोल्टेज बन जाता है। दूसरा, जैसे ही ये जो कंडक्टर है इसमें वोल्टेज बना और इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी लोड आप लगा दोगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वोल्टेज अवेलेबल है, लोड लगाया तो करंट भी बहेगा। तो दूसरा नियम हमें ये बता रहा है, जो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, वो ये बोल रहा है कि इस करंट की दिशा अगर आपको पता करनी हो तो भाई मैं बता सकता हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है अभी आगे आपको बताऊँगा। अब ये समझो कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, वोल्टेज बन कैसे रहा है, ये ज़रूरी है। देखो, हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रखा है, अब इस मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मतलब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और कहाँ पे आ रही होंगी, साउथ पोल की तरफ आ रही होंगी, ये सब हम जानते ही हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या करा है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नॉर्थ से साउथ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 दिखाई हैं, पर एक्चुअली में इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बहुत सारी लाइनें जा रही होंगी और वापस घूम के कहाँ पे आ रही होगी, साउथ पे आ रही होगी, है ना। तो ये सब बेसिक्स हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देखो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बीच में सिर्फ 4 दिखाई हैं, वैसे बहुत इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो वहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाता है तो कंडक्टर में ईएमएफ बन जाता है। इसका मतलब क्या है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर अभी एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, ये एक कंडक्टर है। अभी मैंने मैग्नेट और कंडक्टर दोनों को स्टेशनरी रखा हुआ है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली वहाँ पे है, पर कंडक्टर स्टेशनरी है। कंडक्टर स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो स्टेशनरी रहता है ना, वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो जब तक मैं इस कंडक्टर को मूव नहीं करता तब तक कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, स्टेशनरी है, वो बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं होगा तो भाई वोल्टेज नहीं बनेगी। तो वोल्टेज पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग होना ज़रूरी है। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है इसको समझिए। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि मैग्नेट आपका स्टेशनरी हो, मतलब मैग्नेट को मूव मत कराओ और इस तार को आगे पीछे करो, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेराइंग हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी और इस कंडक्टर में वोल्टेज बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखिए और मैग्नेट को मूव कराइए, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो जाएगा, वेराइंग होगा और कंडक्टर में वोल्टेज बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। ये जैसे हमारा कंडक्टर है, अभी मैंने इसको आगे मूव किया, ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से होकर गुजर रही है। सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम इन्हीं 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंडक्टर को थोड़ा सा और घुमाया, ठीक है, अब 2 हो गई वैल्यू। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट कर रही है, 3। फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है, 4। फिर मैंने क्या करा, इसको नीचे की तरफ मूव किया। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट कर रही है, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये मैं इस कंडक्टर को जब मूव करा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कंडक्टर से लिंक कर रही थी, इस कंडक्टर को कट कर रही थी, उनकी वैल्यू चेंज हुई ना। यही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना, यही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। यानी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से होके जा रही हैं, उसकी वैल्यू बदलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहले तरीके पे तो मैंने ये बोला था कि मैग्नेट आपका कैसा हो, स्टेशनरी हो, और कंडक्टर को हम मूव करा लें, है ना। तो मैं यहाँ पे मूव लिख देता हूँ M,
टिक मार्क का मतलब वो मूव कर रहा है। तो पहले तरीके में हमने क्या करा कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कंडक्टर को मूव कराया, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखा आपने चेंजिंग बन गया। दूसरा तरीका क्या था कि हम मैग्नेट को मूव करा दें और कंडक्टर को स्टेशनरी रखें। तो मैग्नेट को अगर मैं मूविंग बना दूं और कंडक्टर को स्टेशनरी बना दूं तो भी इस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंजिंग हो जाएगी, वेराइंग हो जाएगी। कैसे, इसको समझो। देखो अभी इस कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है, सिर्फ एक। दोनों स्टेशनरी हैं, अभी दोनों में से कुछ भी मैं मूव नहीं करा रहा तो कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को मूव कराता हूँ। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुजर रही हैं कंडक्टर से, 2 3 4। अभी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होकर गुजर रही हैं। अब कितनी जा रही है, 3। अब कितनी हो गई, 2, फिर 1। यानी अगर मैं मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा हूँ तो भी आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आसपास इसके साथ आगे पीछे हो रहा है। और ऐसा जब भी होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कंडक्टर के लिए, तो हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इस स्लाइड से हमें यही जानना था। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, मैग्नेट स्टेशनरी रखो, कंडक्टर मूव करा लो, जो कि जनरली छोटे जनरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है जो मेथड। बड़े जनरेटर्स में कई बार हम लोग कंडक्टर को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करा देते हैं, है ना। पर अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। मोस्टली जो छोटे जनरेटर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सभी फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाता है और कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको बता दिया कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत यानी इसके अंडर 2 लॉज आते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने ये पढ़ा अभी कि डीसी जनरेटर या फिर एक नॉर्मल जनरेटर भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और क्या समझा, और ये समझा हमने कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत यानी इस सिद्धांत के अंदर 2 लॉज हैं, 2 नियम हैं। पहला लॉ हमें ये बताता है कि whenever the flux linking to a conductor or a circuit changes, an EMF will be induced। अभी हमने देखा पीछे, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंडक्टर से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज करता है तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। अभी पीछे हमने वही देखा ना, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या थी, मैग्नेट को आप स्टेशनरी रखो, कंडक्टर को घुमा लो, या फिर आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मैग्नेट को घुमा लो। दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कंडक्टर से, उसकी वैल्यू चेंज हुई और ईएमएफ बन गया। यही हमारा फैराडे का पहला नियम है। फिर फैराडे का दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि जो ईएमएफ बन रहा है कंडक्टर के अंदर, उस ईएमएफ की जो वैल्यू है यानी वो जो वोल्टेज बन रही है, उस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यानी ये पीछे देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस कंडक्टर को हम रोटेट करा रहे हैं, तो कंडक्टर को जितनी जल्दी हम रोटेट कराएंगे, जितना फास्ट हम लोग रोटेट कराएंगे, उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा। यानी उतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जितना फास्ट होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ से 2 चीज़ें हमें देखनी है। पहला तो नियम हमारा फैराडेज का सिंपल सा है कि कंडक्टर को बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें ईएमएफ बनेगा। दूसरा नियम हमारा ये है कि ये जो ईएमएफ बन रहा है या ये जो वोल्टेज बन रहा है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसको देखो मैथमेटिकली हम लोग कैसे दिखाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को d∅/dt लिखते हैं। फाई क्या है, फाई फ्लक्स को बोलते हैं और t हमारा टाइम है। d∅/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस सिंपल सा ये समझो कि देखो, मानो मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, देखो चलो d∅/dt लिख दिया। ठीक है, अब मैं हर 1 सेकेंड पे इस कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ। अब आपने क्या करा, इस कंडक्टर को मूव करना शुरू करा। 1 सेकेंड में 1 लाइन को ये कट कर रहा है। ठीक है, तो हर 1 सेकेंड में ये 1 लाइन कट कर रहा है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे ही ये 1 सेकेंड के बाद वापस आता है। अगर ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तो ये हमारी एक स्पीड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुई। अब हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड में मैं इसको 50 बार आगे पीछे करता हूँ। तो 1 सेकेंड में अगर हम इसका मूवमेंट फास्ट कर देंगे तो हमारा फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा, जिससे हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये 2 नियम हमने सीखे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, देखो ये आपका सीधा हाथ है, तो सीधे हाथ को इसी तरह से आपको प्लेस करना है जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा है। तो आप अपना सीधा हाथ लीजिए और इसको इस तरह से कुछ प्लेस कीजिए। यहाँ पर ये जो आपका अंगूठा होगा, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा हमें मोशन की डायरेक्शन में रखना है। किसका मोशन, अभी बताऊँगा आगे। ठीक है, फिर फर्स्ट फिंगर जो है
दिस वन, अंगूठे के बाद जो पहली उंगली आती है उस फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का मतलब क्या है कि उंगली की जो शुरुआत है वो नॉर्थ है और उंगली का जो पॉइंटिंग है हम उंगली को साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और तीसरी जो फिंगर है वो हमें क्या बताएगी, जो मिडल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन बताएगी। ध्यान दीजिएगा ये तीनों जो उंगलियां हैं ये तीनों उंगलियां एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको रखनी है, ऐसे रखनी है कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, अब आप इसी हैंड को, इस राइट हैंड को इस इमेज में, यहाँ पर जो फोटो है इस फोटो की तरफ लगाइए। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये वाली जो उंगली है फर्स्ट फिंगर, ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखी। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने करना है, अगर मुझे ये बताना है कि ये वाली जो तार है इस तार में करंट की दिशा क्या होगी, ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस तार को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ या नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, कि इस तार का मोशन किस तरफ हो रहा है। तो लेट्स से ये तार अभी के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, आपने रोटेट करना शुरू करा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है कुछ इस तरह से। जैसे देखो ये तार है, तो ये अभी इस तार को आपने ऊपर की तरफ रोटेट करा है ना, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड्स है। जैसे अगर ये तार थी, इस तार को मान लीजिए अभी इस पोजीशन पे और मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कराऊंगा तो कुछ इस तरह से मूव होगा, राइट। तो यही कुछ है ऐसा। तो आपको जो अंगूठा है वो मोशन की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो भाई अंगूठे को मैंने ऊपर की तरफ रख दिया, तो ये हमारा मोशन हो गया। ठीक है, और ये हमारा फील्ड है और ये दोनों 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तीसरी उंगली इन तीनों के परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे। जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किस तरफ होगी, तो वो कुछ इस तरह से होगी आपकी, राइट है। तो मिडिल फिंगर हमारी किस तरफ है, मिडिल फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में आ गई, यानी जो करंट है वो किस तरफ होगा, करंट तार में इस तरफ जा रहा होगा। तो ये अगर हमारी तार थी और इसको हमने ऊपर की तरफ मूव कराया था, तो हमारा करंट तार में किस तरफ होगा, कुछ इस तरह होगा, आगे इधर से नीचे और इधर से बाहर। तो ये इस तरह से हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। इसको मैं एनिमेशन में भी दिखा देता हूँ आपको। देखो देखो ये तार है, अब यहाँ पे रेड एरो जो आएगा ना, वो रेड एरो हमें बताएगा कि इस तार को ऊपर की तरफ घुमाने की वजह से, अगर मैं इस तार को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इस तार में करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है, देखो ज़रा, दिखा कुछ, कि जब भी ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें डायरेक्शन कैसी बन रही है, अपवर्ड्स बन रही है। दिख रहा है, इस तरफ जो भी हिस्सा आ रहा है और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी बन रही है, अपवर्ड्स बन रही है। ऐसे ही आप लोग आप क्या करो, अब आपके लिए है सवाल, अब आपको ये करना है कि ये वाला जो हिस्सा है जब हम इसको नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड्स है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हमने फैराडे के 2 नियम पढ़े, पहला और दूसरा, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझा। अब कैसे वोल्टेज इंड्यूस होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आई गारंटी यू कि इस चीज़ को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो जनरेटर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी आप 10 सेकंड का वेट कीजिए, 10 सेकंड का पॉज लीजिए, पानी पीना है पानी पी लो, थोड़ा सा चलना है चल लो, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको पूरे ध्यान से समझना है। ठीक है, 10 सेकंड का वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड का ब्रेक लो, पानी पियो और वापस आ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, तो रेडी, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा हिस्सा क्या है, हमारा तार है, ये पूरा एक तार है, और ये बीच में क्या चीज़ है, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कहाँ से कहाँ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ये देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको मूव करा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये जो तार है, इस तार को हम मूव करा रहे हैं और ये देख रहे हैं इस तार को मूव कराने की वजह से वोल्टेज कैसे कैसे बनती है। तो ये पोजीशन नंबर 1 है, या इस पोजीशन, इसको हमने नाम दे दिया A। ठीक है, फिर ऐसे ही ये पोजीशन नंबर B है, ये वाली, और सो ऑन, CDA, ये ऐसे हमने नाम दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो, A पे लिखा है 0 डिग्री
अब ये 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसको समझो ज़रा। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो तार है, हमारा जो तार है, कंडक्टर है, इस चीज़ को समझना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ की साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और इस कंडक्टर को, ये जो हमारा कंडक्टर था, कॉइल था, इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तार कैसे घूम रहा है, कुछ इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पोजीशन पे, 0 डिग्री पोजीशन पे, यहाँ पर आप देखो तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है और हमारा जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चल रहा है, पैरेलल है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, उस वक्त हमारा जो वोल्टेज होता है वो कैसा बनता है, 0 वोल्ट बनता है। फिर से देखो, ये तार थी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। तो अब हम जब, अब ये देखो, जब कंडक्टर का मोशन कुछ इस तरफ से हो रहा है, जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, जितनी देर तक कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कंडक्टर जिस दिशा में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड, जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन अभी पैरेलल घूम रही है, इस कंडक्टर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, कुछ इस तरह से। एनिमेशन से बताता हूँ, देखो ये कंडक्टर है, कुछ इस तरह से घुमा रहे हैं। देखो अभी हमने क्या करा, अभी ये कुछ इस तरह से, आपका ये ग्रीन वाली लाइन हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है। तो जब इस कंडक्टर को, अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज देखो, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस दिशा में कंडक्टर घूम रहा है और जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम ही होंगे, दोनों पैरेलल में होंगे, यानी उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो वोल्टेज कुछ नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन है, जिस दिशा, जब यहाँ स्क्रीन पे देखो ये हमारा वोल्टेज है, तो वोल्टेज देखो 0 कब कब है, वोल्टेज उस मोमेंट पे 0 होता है। यहाँ पे देखो 0 कब आया, जब हमारा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया कि जब कंडक्टर जिस दिशा में घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में है, तो हमारा जो वोल्टेज बनता है वो 0 वोल्ट्स बनता है। अब आप देखिए यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे आइए, सेकेंड पोजिशन पे कंडक्टर का मोशन कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड भाई कुछ इस तरह से, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, और कंडक्टर मेरा डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट और कंडक्टर, अभी मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना भाई। पहले देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री का एंगल था। अभी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जिस दिशा में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल जब है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, उस वक्त हमने वोल्टेज नापा तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिला, ठीक है। फिर तीसरी पोजीशन पे आओ, सी नंबर पे। सी नंबर पे कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, कंडक्टर का ये ऊपर वाला हिस्सा अब नीचे की तरफ आ गया। तो पहले जब ये ऊपर था तो हम उसे 0 डिग्री बोल रहे थे, यही हिस्सा जब घूम के नीचे की तरफ आ गया है तो उसको हम 180 डिग्री बोल रहे हैं। अब जब कंडक्टर 180 डिग्री पे है और कंडक्टर फिर से हमने घुमाना शुरू करा, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ। कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट है। पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अब भी इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, कंडक्टर का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में,
एंगल इन दोनों लाइंस के बीच कितना, 0 डिग्री। तो जब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, वोल्टेज हमने नापा तो 0 वोल्ट्स हमें मिला, ठीक है। अब आइए डी पोजीशन पे। डी पोजीशन का मतलब क्या है, कंडक्टर, यही कंडक्टर अब घूम के कहाँ पे आ गया, कुछ इस तरफ से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जब ये वाला तार को हमने ऊपर की तरफ घुमाया, कुछ इस तरफ से घुमाया, इधर घुमाया, ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है, ये है कुछ। तो अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अभी यहाँ पर एंगल हमारा 270 डिग्री है, ठीक है। अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जिस दिशा में मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टर देखो यहाँ था और यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, तो इसीलिए उसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। तो इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना बन रहा है, 270 डिग्री। 270 डिग्री पे हमने ये देखना शुरू करा कि ये जो तार थी, इस तार में वोल्टेज की वैल्यू अब नेगेटिव हो गई है। पहले जो पॉजिटिव वोल्टेज बन रही थी, अब वो नेगेटिव वोल्टेज बनने लग गई है। और फिर जब ये तार घूम के वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गई, यानी इस पोजीशन पे आ गई दोबारा से, यानी इस तार को हमने घुमाया, फिर से ऊपर की तरफ घुमाया, तो यहाँ पर अभी जो मोशन हुआ वो किस तरफ हुआ, मोशन इस दिशा में हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो हमारा वोल्टेज भी 0 होगा। तो यहाँ पर हमें ये कुछ देखने को मिला कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था और 270 डिग्री पे मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था। अभी पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज का सिंपल सा मतलब है कि तार में जो करंट की दिशा थी वो चेंज हुई थी। अगर आपने बेसिक्स वाले लेक्चर देखे होंगे ना, तो उसमें से आपको आइडिया लग गया होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिंपल करंट की डायरेक्शन से होता है। तो जैसे पॉजिटिव वोल्टेज जब हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेज में देखो करंट इस तार के अंदर कैसा जा रहा था, यानी ये जो लूप है, इस लूप में करंट जा रहा था ऐसे कुछ, ठीक है। अगर मैं इस हिस्से को A बोल दूं और इस हिस्से को B बोल दूं, तो करंट जा रहा था A से B की तरफ, ठीक है। फिर हम नीचे आए, नीचे हमने देखा, नीचे में हमने यहाँ पे देखा जब इस पोजीशन पे आए तो अभी भी A वाला हिस्सा ये है और B वाला हिस्सा ये है, ठीक है। इस पोजीशन पे हमने 180 डिग्री पे हमने देखा कि करंट की वैल्यू भाई 0 हो गई, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज 0 तो करंट भी 0 हो जाएगा। फिर हमने इसको फिर से घुमाया ऊपर की तरफ, ऊपर जैसे ही हमने इसको घुमाया, ऊपर जैसे ही हम इसको घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा A था, ये वाला हिस्सा B था। इस कंडीशन में करंट की दिशा कैसी है, पहले जो करंट यहाँ पे, जो करंट इस वाले पॉइंट पे, करंट जो A से B की तरफ आ रहा था, 90 डिग्री में करंट जो A से B पे आ रहा था, 270 डिग्री में करंट की दिशा B से A की तरफ हो गई, B वाले हिस्से से A की तरफ जाने लगा। तो यानी हम ये बोलेंगे कि भाई करंट की दिशा बदली, क्यों, क्योंकि वोल्टेज की दिशा बदल गई है, वोल्टेज नेगेटिव हो गया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज से हम सिंपल ये बता रहे हैं कि कौन सा एंड जो है वोल्टेज, कौन सा एंड जो है इस तार का वो हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है, जिससे करंट की दिशा बदल गई है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जनरेटर का वर्किंग का प्रोसेस है। इसी को एक बार एनिमेशन में भी देख लेते हैं। देखो सिंपल मैं क्या करता हूँ, अभी हम इस तार को घुमा रहे हैं किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इस तार को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, तो देखो ये तार क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। तो ये फैराडे का पहला नियम था जो उसने बताया कि अगर एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में तार को रखा जाएगा तो तार में वोल्टेज बनेगी। और ये जो वोल्टेज बनेगी, ये वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी, रेट पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यानी जितनी तेज़ी से आप इस तार को घुमाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। देखो अगर मैं इस पंखे की स्पीड बढ़ा दूं, यानी जिस स्पीड से घूम रहा है उस स्पीड को बढ़ा दूं, तो देखो वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दिख रहा है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई वोल्टेज की वैल्यू, बिकॉज हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ा दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हमने देखी, तीसरी चीज़ हमने देखी, ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ये रेड एरो देखो, तो अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो वोल्टेज के साथ साथ जहाँ पर हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर करंट की दिशा देखो, करंट की दिशा भी हमारी वोल्टेज के चेंज होने के साथ साथ करंट की दिशा भी चेंज हो रही है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब हम इस तार को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे थे, तो तार में वोल्टेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, साइनोसॉइडल बन रहा है। इसी को तो साइन वेव कहते हैं। यही हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है।
आप बोलोगे सर हमने पढ़ने की शुरुआत करी थी डीसी जनरेटर, उसमें बन रहा है साइनसॉइडल वेव यानी एसी वोल्टेज, ये कैसी बात हुई? हाँ, ये ध्यान रखना कि जनरेटर में जो वोल्टेज बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एसी ही बनता है, पर उसको एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को लगाया जाता है, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरेटर में पैदा होने वाली एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्यूटेटर एक्ट लाइक अ, और आगे हमें भरना होता है, तो कम्यूटेटर एक्ट्स लाइक अ मैकेनिकल रेक्टिफायर, बिकॉज एसी में जो वोल्टेज जनरेट हो रही है, जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट हो रही है एसी के वेव फॉर्म में, उसको कम्यूटेटर डीसी बनाता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि ये वोल्टेज जनरेशन हो कैसे रहा है। इसको जस्ट हम एक फास्ट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा, ये दोनों सेम दिशा में मूव कर रहे होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज तो फ्लक्स लिंकेज हमारा 0 होता है, कोई भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। और अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो क्या होगा? उस समय हमारा वोल्टेज 0 होगा। 90 डिग्री पर फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होता है। फ्लक्स लिंकेज का देखो सिंपल सा मतलब क्या है, देखो इस चीज़ को समझो यार। ये तार है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में है, अगर आप इस तार को भी उसी दिशा में घुमाओगे तो इसमें से अभी 3 लाइनें जा रही हैं, और सेम ये इसी दिशा में अगर ये तार थोड़ा और आगे आपने बढ़ा दिया सेम दिशा में ही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर के लिए क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। पहले भी 3 से ही लिंक कर रहा था, अब भी 3 से ही लिंक कर रहा है। तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू चेंज होना ज़रूरी है। जब तक फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक वोल्टेज नहीं बनता। इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 0 डिग्री, तो वोल्टेज भी 0 डिग्री। अब यहाँ पर सेकंड केस में 90 डिग्री के केस में कैसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और तार हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो तार हमारा जब 90 डिग्री मूव करता है ना मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम चेंज हो रही है जब हमारा कंडक्टर 90 डिग्री पे रोटेट करेगा, मूव करेगा, इसलिए वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। एंड आगे का प्रोसेस फिर से सेम है। जब 180 डिग्री पे कंडक्टर है तो दोनों फिर से पैरेलल हो गए, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज की वैल्यू 0, एंड इसी तरह से नेगेटिव वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैसे एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज बनती है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज जनरेट कैसे होती है। तो इसी जनरेटेड वोल्टेज को, जो कॉइल को घुमाने से, कंडक्टर को घुमाने से जो वोल्टेज बनी या जो ईएमएफ बना, इस ईएमएफ को नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये 2 तरह का हो सकता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब अगर हम बात करें तो सिंपली इसमें ऐसा होता है कि इसमें कोई भी पार्ट रोटेटिंग नहीं होता है। बिना कुछ रोटेट करवाए, अगर हम लोग बिना किसी पार्ट को रोटेट कराए अगर हम किसी कॉइल में वोल्टेज जनरेट करवा पाते हैं तो इसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के अगर हम लोग किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवा पा रहे हैं तो इसको हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर की बात कीजिए। देखिए, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब ये इसका मान लीजिए प्राइमरी है। इस प्राइमरी पे जैसे ही आप वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा और सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स बना था प्राइमरी की वजह से जो फ्लक्स बना था, वो फ्लक्स ने क्या करा? सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करा और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बना। इसमें आप देखो, ना ही प्राइमरी वाइंडिंग मूव करी, ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग मूव करी, तो कोई भी पार्ट मूव नहीं हुआ, इसीलिए इसे स्टैटिक कह रहे हैं। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी जो चीज़ है। तो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस कराया जाता है उसको हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जब हम लोग जनरेटर्स की बात कर रहे हैं तो जनरेटर्स में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि हम लोग या तो कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी एक को मूव करा के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी कराते हैं और उससे वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उदाहरण के लिए डीसी जनरेटर जो अभी हमने पढ़ा। दोस्तों, ये जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ बन रहा है, ये 2 तरह का हो सकता है, सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअली इंड्यूस्ड। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में।
अब हम बात करते हैं जनरेटर के कंपोनेंट्स की, यानी जनरेटर के अंदर क्या क्या पार्ट हैं। देखो, जनरेटर के सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है स्टेटर और रोटर। बाय डेफिनेशन जो पार्ट स्टेशनरी होता है उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, और जो पार्ट रोटेट करता है वो हमारा रोटर होता है। ठीक है, और भी कई सारे पार्ट हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक डीसी जनरेटर का अंदर का कुछ कंस्ट्रक्शन है। इसमें अगर आप देखो, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इस बाहर वाले हिस्से को हम लोग स्टेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है। स्टेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टेटर का ये जो मेटालिक फ्रेम है ना, बाहर का जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसको योक कहा जाता है। ये इसका आउटर हिस्सा है, योक। इसके बाद पोल कोर की बात करें, पोल कोर क्या चीज़ होती है? ये वाला हिस्सा जिस पे आप स्टेटर की वाइंडिंग को लपेटेंगे ना, जिस हिस्से पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल कोर बोलते हैं। अब इस कोर के आगे में अगर आप देखेंगे ना, तो इस पोल कोर के आगे का जो छोटा सा हिस्सा है, इसको थोड़ा सा कर्व बनाया जाता है। इसका एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन है, इसको पोल शू कहा जाता है। तो इस तरह से इसलिए बनाया जाता है ताकि जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो रोटर से अच्छी तरह से लिंक कर सके, रोटर से बढ़िया तरह से इंटरैक्ट कर सके। तो ये जो आगे का हिस्सा है जो थोड़ा सा कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग पोल शू कहते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे है फील्ड कॉइल यानी फील्ड वाइंडिंग्स। फील्ड वाइंडिंग का मतलब सिंपल सा देखो इतना ही है, ये जो हमारा कोर था ना, इस कोर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग को लपेटते हैं। तो इस तरह से वाइंडिंग लपेटी जाती है। ठीक है, ऐसे ही ये वाइंडिंग हमारे पूरे हर एक कोर पे हम लोग वाइंडिंग्स को लपेटते हैं। 5th नंबर पे आता है इंटरपोल। इंटरपोल दोस्तों एक तरह का खास अरेंजमेंट है जिसको हम लोग पोल्स के बीच में, दो सक्सेसिव पोल्स के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे ये बीच में सभी इंटरपोल्स हैं। इनका काम क्या होता है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप समझिए कि हमारे पोल्स के बीच में हम लोग इंटरपोल्स की अरेंजमेंट को प्लेस करते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हमने बात करी, 1 2 3 4 5, ये सभी पार्ट थे स्टेटर का। अब आते हैं रोटर पे। तो रोटर पे सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? रोटर का शाफ्ट। तो रोटर शाफ्ट इज द सेंट्रल कंस्ट्रक्शन जो मूव करता है ना, रोटेट करता है। तो इस शाफ्ट को देख के, इस शाफ्ट पे ही हम क्या करते हैं? मैकेनिकल इंजन इसी शाफ्ट पे कनेक्ट करेंगे, तभी तो रोटर घूम पाएगा हमारा। देन इसके बाद सेकंड है आर्मेचर कोर। दोस्तों ये है हमारा आर्मेचर कोर, ये वाला हिस्सा जिस पे हम लोग रोटर की वाइंडिंग को लपेट सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर कोर। इसके बाद आता है आर्मेचर वाइंडिंग्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? आर्मेचर के ऊपर यानी रोटर वाला ये जो पार्ट है, इसके ऊपर हम जो वाइंडिंग लपेटेंगे, इसको रोटर वाइंडिंग कह लीजिए या आर्मेचर वाइंडिंग कह लीजिए। अब एक चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब भी हम डीसी मशीन्स की बात करते हैं ना, तो डीसी मशीन में आर्मेचर ये जो शब्द है ना, ये आर्मेचर शब्द बहुत बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आर्मेचर रोटर पे होता है, स्टेटर पे होता है। तो देखो इस बात को समझो, स्टेटर और रोटर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो पार्ट स्टेशनरी होता है उसको स्टेटर कहेंगे, जो पार्ट रोटेट करता है उसको रोटर कहेंगे। अब आर्मेचर किस पे होगा? स्टेटर पे कि रोटर पे? ये कभी कभी स्टेटर पे भी हो सकता है, ये कभी कभी रोटर पे भी हो सकता है। आर्मेचर उस हिस्से को कहा जाएगा जनरेटर के जिसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, यानी जिसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारा जो फील्ड वाइंडिंग्स थी, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, तो ये वाले जो जनरेटर है हमारा, इस जनरेटर में ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस जनरेटर में जो आर्मेचर है वो रोटर के ऊपर है। तो जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं उसमें हम लोग बाहर से डीसी सप्लाई देंगे। जब हम लोग बाहर से डीसी सप्लाई देंगे तो स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ये जो रोटर हमें दिख रहा है, इस रोटर को घुमाएंगे तो होगा क्या? स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड में रोटर घूम रहा है, और रोटर के ऊपर आपने क्या करा है? तो रोटर के ऊपर आपने क्या कर रखा है? रोटर के ऊपर आपने वाइंडिंग को लपेटा हुआ है। तो रोटर के ऊपर जब वाइंडिंग है यानी कंडक्टर है, ये कंडक्टर जब स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो रोटर में क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना, रोटर में बनेगा ईएमएफ। ये जो हमारे रोटर की वाइंडिंग्स हैं, ये जब हमारे स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो इसमें बनेगा ईएमएफ, यानी वोल्टेज बन गया। इस वाली कंस्ट्रक्शन में ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें हमारे रोटेटिंग पार्ट यानी रोटर पे जो वाइंडिंग्स बनी है, उन वाइंडिंग्स में ईएमएफ बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो आर्मेचर है वो रोटर के ऊपर है। अगर ऐसी कोई मशीन है, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन है जिसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो
स्टेटर वाले हिस्से में हो रहा है, तो हम स्टेटर वाले हिस्से को आर्मेचर कहेंगे। तो आर्मेचर उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्मेचर रोटर को कहते हैं या स्टेटर को कहते हैं, ये बदल सकता है। सिंपल हमें याद रखना है स्टेटर और रोटर क्या चीज़ होती है, और आर्मेचर उस हिस्से को कहा जाएगा जिस भी हिस्से में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जिस हिस्से में करंट फ्लो होगा। ठीक है। फोर्थ वन इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था। कम्यूटेटर किसको कहते हैं? कम्यूटेटर वो हिस्सा है हमारा डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो तो एसी नेचर का था, साइनसॉइडल वेव हमारी जनरेट हुई थी। तो कम्यूटेटर का ही काम होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को किस में बदल देना, एसी इंड्यूस्ड यानी साइनसॉइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ को डीसी में बदलना। और कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं ब्रश। इन्हीं ब्रशेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हम लोग जनरेटर से आउटपुट ले पाते हैं ब्रशेस की मदद से। ठीक है, तो ये कार्बन के बने होते हैं। तो अभी हमने जो पीछे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे जनरेटर के, वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। तो जैसा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये ब्लैक वाला, दिस इज़ अवर कार्बन ब्रश, और ये अंदर से वो हमें उसका पार्ट दिख रहा है। देन दिस इज़ अवर कम्यूटेटर, तो ये हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या था, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, यानी एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसी को योक या फिर फ्रेम कह लीजिए, इसी को स्टेटर भी कहते हैं, और ये इसका बेस है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को बाहर जो सब कुछ दिख रहा है वो हमारा स्टेटर का ही पार्ट है, और इस स्पेसिफिक इस हिस्से को फ्रेम या फिर योक कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे स्टेटर की वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। देन ये वाला जो हिस्सा है, ये पार्ट जिसके एंड पे आपको शाफ्ट दिख रहा है, तो ये एक्चुअली रोटर है, और यही हमारा आर्मेचर है इस केस में, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे हो रहा है, रोटर पे हो रहा है, इसलिए रोटर को भी आर्मेचर कह रहे हैं। और इस रोटर की जो वाइंडिंग है वो रोटर वाइंडिंग कह लीजिए, आर्मेचर वाइंडिंग कह लीजिए। स्टेटर और रोटर के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को हम लोग एयर गैप के नाम से जानते हैं। जनरेटर को ठंडा रखने के लिए लास्ट में कूलिंग फैंस लगते हैं, जो कि जनरेटर को कूलिंग देने का काम करते हैं, ठंडा रखते हैं। एंड यहाँ पर ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है। तो ये तो हुई हमारी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता देना। अब योक, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या था, जनरेटर का आउटर स्ट्रक्चर था जिसको आप स्टेटर कहेंगे, और इसी का नाम हम फ्रेम कह लीजिए या योक कह लीजिए, जिसके ऊपर स्टेटर वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। इस योक को जनरली हम लोग आयरन, कास्ट आयरन या फिर स्टील से बनाते हैं। इसका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ताकि हम स्टेटर की जो वाइंडिंग लपेटेंगे उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, फ्रेम, तो इसी फ्रेम के ऊपर हम लोग लपेटते हैं। देन जो हमारा योक है, योक पे हम लोग अटैच करते हैं किसको, इस तरह के पोल कोर को। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, दिस इज अवर पोल कोर। ठीक है, अब इसी पोल कोर को, पोल कोर के एंड वाला जो हिस्सा है, पोल कोर का जो आखिरी हिस्सा होता है, इसको पोल शू कहा जाता है। ओके, अब ये जो पोल कोर है इसका काम क्या है? सबसे पहला काम तो क्या होगा, जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी पोल कोर के ऊपर लपेटी जाती है। और इस पोल कोर को हम बनाते हैं क्या, स्टील की शीट्स से बनाते हैं। इसको हम पतली पतली शीट्स को साथ में स्टैक करते हैं और रिवेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, दिख रहे हैं, पतली पतली शीट्स हैं। ठीक है, और ये शीट्स से हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे जो कोर लॉसेस हैं उन लॉसेस को हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, एडी करंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको पतली पतली लेमिनेटेड शीट से बनाते हैं। और ये जो शीट होती हैं किसकी होती हैं, ये जो शीट्स होती हैं सिलिकॉन स्टील की होती हैं। देन ये वो आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इस हिस्से को पोल शू बोला जाता है, पोल का जूता बोला जाता है। अब इस जूते का काम, दो काम है। पहले तो ये पोल शू, पोल कोर के ऊपर जो हमने यहाँ पर ये वाइंडिंग लपेटी है, देखो ये वाली वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग हम लोग लपेट रहे हैं ना, तो ये वाइंडिंग बाहर ना निकल जाए, तो एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट हम इसको दे रहे हैं। दूसरा काम क्या है पोल शू का, जब हम लोग जनरेटर के अंदर इस रोटर को रोटेट करेंगे तो जनरेटर का जो हिस्सा है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये जो रोटर है और जो हमारा स्टेटर है, तो इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है, रोटर और स्टेटर पार्ट के बीच में जो एयर गैप है, ये वाला हिस्सा ना, छोटा सा जो गैप आपको दिख रहा है, ये एयर गैप है। तो ये एयर गैप हमारा रोटर में यूनिफॉर्म हो, है ना, ये वाला पूरा, ये हमारा ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा गैप, कहीं कम गैप है कहीं ज़्यादा गैप है। तो ये एयर गैप को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए हम लोग पोल शू बनाते हैं। तो पोल शू के दो काम हैं। ठीक है, इसके बाद आती है फील्ड वाइंडिंग्स। फील्ड वाइंडिंग्स कौन सा हिस्सा है, ये देखो,
ये हमारा जो पोल कोर था इसके ऊपर हमने क्या करा है, वाइंडिंग लपेटी है। वाइंडिंग क्यों लपेटी है भाई, हमें मेन मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनाना है, जिस फील्ड के अंदर हमारा रोटर घूमेगा, कंडक्टर घूमेगा। यहाँ पर हमने देखो एक तार लिया और इसको बस लपेटना शुरू करा, इस तार को लपेटा, वही हमने सेकेंड पोल पे लपेटा और इस तरह से हमने सेम वाइंडिंग को सभी पोल्स पे लपेटा है और ये चीज़ हमारी यहाँ पर आके बाहर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस एक पे प्लस दे दिया और एक पे माइनस दे दिया, तो ये क्या होगा, इन सभी पोल्स पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फील्ड वाइंडिंग का काम है, यानी स्टेटर वाइंडिंग का काम है। और आप देखिए तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा था ना, ये क्या है, ब्रशेज़ हैं। तो ब्रशेज़ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, जनरेटर की जो आउटपुट आएगी वो यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फील्ड वाइंडिंग्स है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो छोटी वाली टॉय वाली जो मोटर होती है ना, उसमें तो परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है, पर बड़े बड़े जो जनरेटर्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग्स के लिए कॉइल लगाते हैं ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, पहला तो इसका काम है मेन मैग्नेटिक फील्ड बनाना। इसको जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई की वजह से इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा और ये वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग आर्मेचर यानी रोटर को घुमाएंगे, जिससे रोटर के अंदर ईएमएफ बनेगा और उसी वोल्टेज को आउटपुट पे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं इंटरपोल। देखो ये जो दो हमारे पोल थे ना, जैसे ये हमारा एक पोल है, ये पोल है, तो ये पोल्स है हमारे, मैग्नेटिक पोल्स है। इन दो पोल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है इन पोल्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब पोल्स के बिटवीन जो चीज़ होगी। तो यहाँ पर ये देखो, इस इमेज में भी ये वाला जो बीच में हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इंटरपोल है, ठीक है। अब इस इंटरपोल का काम क्या है, देखो जब भी हम लोग इस ब्रश से आउटपुट लेते हैं, आर्मेचर में जो भी वोल्टेज बना या जो भी बिजली बनी उसको हम लोग ब्रशेस से आउटपुट बाहर पे लेते हैं। तो आर्मेचर तो एक्चुअली रोटेट कर रहा है, ये जो आर्मेचर है ये तो रोटेट कर रहा होगा ना। अब जब ब्रश लगा के आप आउटपुट बाहर लोगे तो जहाँ पे भी ब्रशेस लगे हैं तो एक ब्रश स्टेशनरी है और आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक मूविंग पार्ट है, एक स्टेशनरी पार्ट है, तो इसके बीच में क्या होगा, स्पार्क होगा, है ना, ऑब्वियसली स्पार्क होगा। तो इस स्पार्क को कम करने के लिए, स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए, स्पार्क को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंटरपोल अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग दो वाइंडिंग से बीच में लगा देते हैं, किसको, एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसको हम इंटरपोल का नाम दे रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोग कॉपर की वाइंडिंग को लगा देते हैं। तो सभी पोल्स में हम लोग क्या करेंगे, सभी पोल्स के बीच में एक इंटरपोल लगाएंगे और उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग लगा के इनको कनेक्ट कर देते हैं। इंटरपोल का काम क्या है, इंटरपोल का काम यह है कि ये कम्यूटेशन को स्पार्कलेस बनाएगा। कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है, कम्यूटेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी हमारा ब्रशेस से जो हम आउटपुट ले रहे हैं कम्यूटेटर की मदद से, उस प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। तो कम्यूटेशन किसे कहते हैं, कम्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो डीसी जनरेटर में वोल्टेज बन रहे हैं उसको बाहर ले पाते हैं, ठीक है, यानी ब्रशेस लगाते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, इस पूरे प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। पर जब भी ये किया जाता है तो स्पार्क होता है, उस स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स लगाते हैं। वाइंडिंग से बीच में एक और छोटा सा पोल बना देते हैं, एक बाहर से हम एक और एडिशनल पोल्स बनाते हैं सभी वाइंडिंग से बीच में, जिन्हें इंटरपोल कहा जाता है। और इन पोल्स के ऊपर हम लोग कॉपर की वाइंडिंग्स लगाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाले स्पार्क को कम कर पाते हैं। इसके बाद रोटर की बात करें तो देखो रोटर में क्या चीज़ है, रोटर में दो चीज़ें हैं। पहला तो रोटर का पूरा मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, दूसरा रोटर की खुद की वाइंडिंग। तो रोटर का जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है, जो शाफ्ट है, उसका काम क्या है, ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है आर्मेचर और कम्यूटेटर को। अब अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारा रोटर है या आर्मेचर है, इसको हम लोग सिलिकॉन स्टील की मदद से बनाते हैं। उसकी पतले पतले शीट्स को साथ में जोड़ दिया जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस को कम से कम कर सकें। तो रोटर का जो हमारा काम है, क्या काम था, पहला तो आर्मेचर वाइंडिंग को सपोर्ट करना, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर के ऊपर हमने यहाँ पर लपेटी है। दूसरा हमारा जो कम्यूटेटर है वो भी आर्मेचर के ऊपर ही होगा, रोटर के ऊपर ही होगा, ठीक है। इसको सिलिकॉन स्टील की पतली पतली शीटों से बनाया जाता है, उनको स्टैक किया जाता है साथ में और रिविट कर दिया जाता है ताकि हिस्टेरिसिस और एडी करंट रिड्यूस करा जा सके। फिर आता है कम्यूटेटर। भाई डीसी जनरेटर का जो हीरो है वो कम्यूटेटर है। क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअली एक डीसी जनरेटर डीसी आउटपुट दे रहा है कम्यूटेटर की मदद से, ठीक है। तो जितने भी हमारी वाइंडिंग होगी, रोटर की जो भी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, उनके सभी एंड्स किस पे आके ख़त्म होते हैं, कम्यूटेटर पे आके ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर जो है, ये वाला जो हिस्सा है,
ठीक है। ये कम्यूटेटर किससे बनाया जाता है? कॉपर से बनाया जाता है। और इसके बीच में ये पतली सी जो लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये सभी जितने भी सेगमेंट्स हैं कम्यूटेटर के, तो ये सभी एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। एक दूसरे से ये हम लोग इलेक्ट्रिकली सेपरेट करके रखते हैं, इंसुलेट करके रखते हैं। किसकी मदद से? माइका की मदद से, या फिर कोई दूसरा इंसुलेशन मीडियम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर ये छोटे छोटे कॉपर ब्लॉक्स हैं। तो ये बीच वाला हिस्सा कॉपर ब्लॉक है, बीच में हमारा इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, फिर ये सेकंड कॉपर ब्लॉक आया, ठीक है। आर्मेचर का काम क्या है? सिंपल सा आर्मेचर का काम ये है कि जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, रोटर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट हम लोग किसकी, इस आर्मेचर, इस कम्यूटेटर की मदद से उस करंट को हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। फाइनली आते हैं ब्रशेस पर। तो देखो ये हमारा डीसी जनरेटर का ऊपर का टॉप व्यू है। तो ये वाला हिस्सा क्या था? ये तो कम्यूटेटर हो गया, ठीक है। और फिर कम्यूटेटर के साइड में इस तरह से ब्रशेस लगते हैं। ब्रशेस क्या करते हैं? ब्रशेस ही तो मेन खिलाड़ी हैं। इन्हीं ब्रशेस की मदद से हम लोग आउटपुट ले पाते हैं। तो जनरेटर के आउटपुट हम लोग ब्रशेस से ले पाते हैं। ये जो ब्रशेस होते हैं ग्रेफाइट या फिर कार्बन से बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, ब्रशेस से हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम हो पर कंडक्टिविटी अच्छी हो, और इनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। यानी जब ये ब्रशेस इस कम्यूटेटर को टच करें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड ना करें, वरना कम्यूटेटर घिस जाएगा, ठीक है। तो ब्रशेस का काम ये है कि जो भी आउटपुट जो भी सप्लाई जनरेट हो रही है, ठीक है, और कम्यूटेटर ने जिस सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, उस सप्लाई को हम यहाँ से ब्रशेस की मदद से आउटपुट पे ले पाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो आर्मेचर है दोस्तों, ये आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग को हमने लपेटा है, इस वाइंडिंग को हम लोग दो तरीके से लपेट सकते हैं। पहला तरीका होता है वेव वाइंडिंग और दूसरा तरीका होता है लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग का मतलब क्या है? देखो ये सिंपल, ये जो वाइंडिंग्स हैं ये अलग अलग स्लॉट्स में, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इन स्लॉट्स में हम लोग वाइंडिंग को रखते हैं, लपेट के रखते हैं। तो इन वाइंडिंग्स को इस स्लॉट में किस पैटर्न में भरा जा रहा है, इन्हीं पैटर्न्स का नाम होता है वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में हमने क्या करा है, जो जितनी भी हमारी कॉइल होंगी आर्मेचर के ऊपर, उनको हमने दो ग्रुप्स में बांट दिया है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर करंट के पास दो पैरेलल पाथ हैं। अगर मान लीजिए अगर ये वाइंडिंग आपको जो दिख रही है आर्मेचर, अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ऐसे बहुत सारी कॉइल्स हैं। तो इन कॉइल्स को हमने क्या करा है, इस तरह से कनेक्ट किया है कि सारी वाइंडिंग्स दो हिस्से में बट गई हैं, और करंट के पास बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, दो पैरेलल पाथ है। तो इस तरह से जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वेव वाइंडिंग। इसके बाद लैप वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग में हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बनाते हैं। और ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे? जितने मशीन में पोल्स हैं। तो मशीन में मान लीजिए अगर एक 4 पोल की मशीन है, तो उसमें इस तरह से हम लोग 4 वाइंडिंग लगाएंगे आर्मेचर के ऊपर, और इन चारों वाइंडिंग्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भाई वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, या फिर लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है। हमेशा याद रखना है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा कितने होंगे? 2 होंगे। यानी अगर आपकी जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसे हमने वेव फैशन में कनेक्ट किया है, तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा ही कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। जबकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं मशीन में। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप इसको इस तरह से याद रखिए, LAP, लैप का मतलब LAP है ना। तो LAP वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं पोल्स के बराबर, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं? इसमें तो फिक्स है, इसमें 2 ही होंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। LAP वर्ड में P जो है वो P आपको पोल याद दिलाना चाहिए, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। एक इमेज देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा ऊपर वाला जो है वो हमारा लैप वाइंडिंग है, और नीचे हमारा वेव वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि लैप वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर के ऊपर हमने क्या करा, वाइंडिंग्स को लपेटा है, ठीक है। और ये जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारे क्या होंगे, यहाँ पर हमारे जो फील्ड पोल्स हैं, जो स्टेटर में जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो उनकी पोजीशन हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है।
अब हम ये क्या कर रहे हैं कि लैप वाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा पोल्स के इक्वल होंगे। तो जितने हमारे पोल्स हैं उन पोल्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनाएंगे। और आप देखिए कि जो भी हमारी वाइंडिंग्स हैं उन वाइंडिंग्स के सिंगल एंड हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं, हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट्स में आके लग रहे हैं। वहीं वेव वाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसमें सिर्फ 2 ही रखे जाते हैं। तो जैसे ये देखिए आपकी वेव वाइंडिंग है, तो अगर हमने एक हैंड से लपेटना शुरू करा, ठीक है, तो एक पोल पर हमारा एक हिस्सा गया, फिर दूसरे पोल पे दूसरा हिस्सा आया एंड सो ऑन। यानी हमारी जो वेव वाइंडिंग होगी उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम लोग ईएमएफ इक्वेशन की बात करें, यानी जनरेटर में जो वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज को अगर हमें निकालना है या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से लिखते हैं, दैट इज जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू phi zn अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। ई एम एफ इज पी phi zn अपॉन 60 ए। ठीक है, मेरे को ये फार्मूला इस तरह से याद है, आप जैसे मन करे वैसे याद रख सकते हैं। अभी पी phi zn 60 ए, इसमें से पी क्या है, तो पी का मतलब है नंबर ऑफ पोल। जनरेटर के स्टेटर में कितने पोल्स हैं ये हमें देखना है। ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पाथ्स, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर आपका लैप वाइंडिंग है तो कितने होंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जितने मशीन में पोल्स हैं। और अगर वेव वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। ठीक है, अब वाइंडिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, यानी वाइंडिंग के कितने लेयर हैं, पर उतनी डिटेल में अपने को जाना नहीं है। आईटीआई के सिलेबस में जनरली सिंप्लेक्स वाइंडिंग की ही बात होती है। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग के केस में ही लैप में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हमारी वाइंडिंग होगी और वेव में हमारी जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे वो 2 होंगे। इसके बाद फाई क्या है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। जेड इज़ टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी वाइंडिंग को लपेटने के लिए, ये जैसे अगर आपने वाइंडिंग बनाई है तो इस वाइंडिंग को लपेटने के लिए कितने कंडक्टर लगे। तो ये जो एक हिस्सा हमको दिख रहा है इसको हम एक कंडक्टर कहते हैं। ये सेकंड हुआ, थर्ड, 4, 5, 6, ऐसे टोटल 6 कंडक्टर इस वाइंडिंग में दिख रहे हैं। तो टोटल हमारा जो आर्मेचर है उस आर्मेचर में कितने कंडक्टर हैं उनको हम लोग Z बोलते हैं। तो हमें इसको अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में हमें कम्यूटेटर आर्मेचर के नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए होते हैं और हमें ये निकालना होता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है। तो हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ स्लॉट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स को मल्टीप्लाई करना है कि एक स्लॉट में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये जो है ये एक स्लॉट है। ठीक है, तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर यहाँ पे कनेक्टेड हैं उसके हिसाब से हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। देन व्हाट इज़ एन, एन इज़ दी स्पीड, जिस स्पीड पे आपका जनरेटर रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको हम लोग एन कहते हैं। ठीक है, और 60 इज़ अ कांस्टेंट, तो ये हमारा हुआ फार्मूला एंड ई इज़ जनरेटेड ईएमएफ। तो कैसे याद रखना है, पी phi zn अपॉन 60 ए इज़ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, नंबर ऑफ मशीन पोल्स के इक्वल, यानी नंबर ऑफ फील्ड पोल्स के इक्वल। एंड वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर्स के टाइप्स की। तो इसमें हम लोग 2 टाइप्स की बात करेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स आर 2 टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। अब इस सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या है, देखो डीसी जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग कौन सी, स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग लगी है, ये वाली वाइंडिंग है ना, ये बाहर वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग की बात करें, इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग कह रहे हैं। ये ठीक है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये बाहर वाली वाइंडिंग। तो इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कैसे दी जा रही है, अगर इस फील्ड वाइंडिंग को बाहर से हम लोग सेपरेट सप्लाई दे रहे हैं तो वो कौन सा जनरेटर हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। और अगर हम लोग इसको
इस फील्ड वाइंडिंग को बाहर से कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो खुद ही एक्साइट हो रहा है, जनरेटर जो खुद वोल्टेज बना रहा है उसी से फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई मिल रही है, तो उसे फिर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग जो है उसको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं और इसी के बेसिस पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स के नाम भी हैं। जैसे अगर हम लोग शंट वाउंड फील्ड जनरेटर, शंट वाउंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की बात करें तो इसमें देखो ये बीच वाला हिस्सा क्या है, आपका रोटर या फिर आर्मेचर है, आर्मेचर है। तो शंट वाउंड में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को हमने कैसे करा है, पैरेलली कनेक्ट किया है, देख रहे हैं। तो शंट वाउंड जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग पैरेलली कनेक्ट होंगे, शंट का मतलब पैरेलली होता है, ठीक है। और लोड भी हमने यहाँ पर क्या करा है, देखो लोड भी पैरेलल कनेक्ट किया है। तो आर्मेचर में जो भी करंट जनरेट हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ, तो आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसकी वजह से आर्मेचर में करंट फ्लो होना शुरू होगा, बिकॉज आपने लोड कनेक्ट किया है। और ये जो आर्मेचर का करंट है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, कुछ करंट जाएगा वाइंडिंग के लिए जिसको शंट करंट कहा जाएगा और कुछ करंट जाएगा लोड में, तो जिसको आप लोड करंट कहेंगे, ठीक है। अब सीरीज़ वाउंड जनरेटर की बात करें तो सीरीज़ वाउंड जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसी सीरीज़ में लोड भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें फील्ड में जो करंट जा रहा है, लोड में जो करंट जा रहा है और आर्मेचर का जो करंट है, इन सब की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि सीरीज़ में करंट बराबर होता है, सिमिलर होता है। तीसरे टाइप का भी जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड में, जिसको कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहा जाता है। कंपाउंड वाउंड जनरेटर में क्या करा जाता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो आपके आर्मेचर के साथ पैरेलल यानी शंट में कनेक्टेड है, दूसरा हिस्सा फील्ड वाइंडिंग का सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड। इस कंपाउंड वाउंड में भी दो टाइप हैं, ए एंड बी। तो ए टाइप कौन सा है, तो पहला जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आप देखो कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग था उसका एक हिस्सा आर्मेचर के साथ पैरेलल में है और उसी वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा लोड के साथ सीरीज़ में है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। दूसरे कंस्ट्रक्शन में आओ, बी टाइप में आओ। इसके बी टाइप में क्या होगा, बी टाइप में देखिए क्या चीज़ है। बी टाइप में हमारा जो फील्ड वाइंडिंग था उसका एक हिस्सा तो सीधा सीधा क्या है, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको सीरीज़ फील्ड कह रहे हैं। और फील्ड वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ पर लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसे क्या बोलते हैं, इसे लॉन्ग शंट बोलते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। तो एक बार भाई क्या करते हैं, एक बार पूरा रिव्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डीसी जनरेटर के टाइप्स को। तो डीसी जनरेटर में दो टाइप्स हमने पढ़े, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स में हम लोगों ने क्या करा है, जो भाई फील्ड वाइंडिंग है कोई लफड़ा ही नहीं पालना, उसको बाहर से चुपचाप डीसी बैटरी दे दो या डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, ख़त्म कहानी। पर नहीं भाई, हर बार बैटरी तो अवेलेबल नहीं है और बैटरी को मैनेज करना, चार्ज करना बहुत लफड़े वाली चीज़ है ना यार। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करके हमने क्या बनाया, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स बनाए। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स में हमने फिर तीन टाइप्स देखे, कौन कौन से, सीरीज़ वाउंड, शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड। सीरीज़ वाउंड जनरेटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। शंट वाउंड में हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट होती है और कंपाउंड वाउंड में सीरीज़ और शंट का मिक्सचर है। तो लॉन्ग शंट में क्या होगा, लॉन्ग शंट में हम लोग करते हैं कुछ ऐसा कमाल कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसका एक हिस्सा तो पैरेलल कनेक्ट होगा और दूसरा छोटा हिस्सा आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा। जबकि शॉर्ट शंट में फील्ड वाइंडिंग का पूरा बड़ा वाला हिस्सा आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, और छोटा सा हिस्सा हमारा लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो लास्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, डीसी जनरेटर के एप्लीकेशंस के लिए। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमें डीसी सप्लाई चाहिए वहाँ पर हम लोग डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो दोस्तों जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसे हम लोग जनरल पर्पस या फिर पावर और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो डीसी सीरीज जनरेटर है उसे हम लोग लाइटिंग के लिए, जो आर्क लैम्प्स वगैरह होते हैं उसमें लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पे हमें कांस्टेंट करंट चाहिए होता है डीसी में, वहाँ पे हम लोग सीरीज डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे बैकअप सप्लाई के लिए कई बार डीसी जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारे कुछ ऐसे स्पेशल अप्लाइंसेज हैं जो सिर्फ डीसी से चलते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इस तरह के जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम लोग वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। दोस्तों चाहे तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेके दोबारा आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो भाई पूछा यह है कि एक 4 पोल का जनरेटर है। देखो सबसे अच्छा तरीका पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ये होता है जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दी गई है सॉल्यूशन में वैसे वैसे लिखते जाओ। तो नंबर ऑफ पोल्स हैं 4, हैविंग अ वेव वाउंड जनरेटर, वेव वाउंड आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को कैसा लपेटा गया है, वेव वाउंड फैशन में लपेटा गया है। और इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 51 है। ईच स्लॉट्स कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पर स्लॉट कितने हैं, 20। टोटल हमारे 51 स्लॉट हैं और हर एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं। वट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन व्हेन ड्रिवन एट 1500 RPM। भाई स्पीड हमारी बता दी 1500 RPM है, ठीक है। अज्यूमिंग द फ्लक्स पर पोल टू बी 7 मिली वेबर, और फ्लक्स आपको बता दिया 7 मिली, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ वेबर, ठीक है। अब ये सारी कहानी तो हमें बता दी। अब याद करो पीछे मैंने आपको बताया था जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला आप बताना है। तो जनरेटेड ईएमएफ आपको सर बताना है। जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था यार, पीछे याद है आपको कुछ। जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है P∅ZN/60A, बिल्कुल सही पहचाने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमारे 4। फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 7 इंटू में 10⁻³ क्योंकि मिली में वैल्यू है, ठीक है। Z क्या था, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकालने थे हमें, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट हैं 51, कंडक्टर पर स्लॉट हैं 20, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 1020, ठीक है। और क्या चाहिए इसके बाद हमारा n है, n क्या होता है स्पीड। RPM हमारे कितने हैं 1500, ये भी ठीक हो गया सर। डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या था, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब ध्यान देना मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं। अगर लैप वाइंडिंग की बात करोगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप वाइंडिंग में कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, बिल्कुल सही याद किया है आपने, 2 होते हैं, ठीक है। ये W से याद आ जाएगा आपको 2। तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू हो गई 2। अब काटा पीटी करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। जब तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम काटा पीटी करके हमारा वोल्टेज की वैल्यू आई 357 वोल्ट, और वो भी क्या जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई सारे टॉपिक्स हमने इस पर डिस्कस करे हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर नहीं किया है, बिकॉज सिलेबस में उतना है नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। और कैसा आपको लगा ये वीडियो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और भाई पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।